हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्यास एकेडमी। मैं हूं अनिल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कूलम्ब्स लॉ। और इसमें हम परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और इसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक, इससे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख चुका है, चार्जेस क्या होते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, चार्जेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये हम ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप क्लास 11th में एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, जिसको हमने न्यूटन्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में न्यूटन्स का लॉ कहां से आ गया? तो थोड़ा ना रिलेट करके हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा हमारा ग्रेविटेशन लॉ था, इसने क्या बोला था कि दुनिया का हर ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट। ये वाले हम क्लास 11 के ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े थे। नहीं पढ़े होगे तो रिकॉल मैं करा दे रहा हूं। ठीक, हमने क्या देखा था कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ जो कि ये बोलता है, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर पार्टिकल। ये चीज हमने देखा था। मान लो जाए कोई भी पार्टिकल है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? और उसका फॉर्मूला भी हमने देखा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल, चलो यहां पर एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जल्दी जल्दी से आपको बता दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल, यहां से एक मास है, दो मास है। ठीक है, ये दो मास हम कंसिडर करने वाले हैं, ये मास 1 और ये मास 2। और ठीक, ये है मान लो जब फर्स्ट बॉडी m1, ये सेकेंड बॉडी है m2, इसके बीच का डिस्टेंस है लेट्स सपोज r। ठीक, तो क्लास 11th में हमने देखा कि इनके बीच जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस किस बात पर डिपेंड करेगा? तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ये वाला देखे थे, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। ये दोनों चीज देखे थे। फिर हमने क्या किया था? इन्हीं को मिला के फॉर्मूला बनाए थे, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। देन इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के कांस्टेंट लगाए थे जिसको बोलते हैं कैपिटल G, और ये था m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? ये वाला फॉर्मूला हम ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन चैप्टर पे। और G क्या होता है? हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। सेम ये जो हमने पढ़ा था कि कोई भी दो चार्जेस एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, मींस दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। सेम इसी वे में ही हम आगे बढ़ने वाले हैं, जिसको है कूलम्ब्स का लॉ। ठीक है, जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही अब बात करेंगे चार्जेस का, तो चार्जेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करते हैं। तो किस फोर्स से, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये बताया है कूलम्ब्स ने। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है। इससे पहले हमें ये तो पता था कि जैसे अब चार्ज को इमेजिन नहीं कर पाओगे, मैग्नेट तो कर सकते हो। मैग्नेट देखो अट्रैक्ट कर लेते हैं, रिपल कर लेते हैं, इसका एक्सपीरियंस होगा। सेम इसी वे में जो चार्जेस हैं ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट या रिपल करते हैं। तो किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, इसके लिए कूलम्ब्स ने फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, और सेम उसी की ही जैसे फॉर्मूला है, द force of attraction or repulsion between two charged body is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them, जो कि हमने फॉर्मूला देखा था। ठीक है, किसके किसके बात पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। ठीक है, चलो यहां पे डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2। क्लियर? अब इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। लेट्स सपोज ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है r। ठीक, तो न्यूटन ने क्या बोला कि कूलम्ब्स ने क्या बोला? इनके बीच जो लगने वाला जो फोर्स है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। मीन्स कि जितना बड़े बड़े चार्जेस होंगे उनके बीच का जो फोर्सेस है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, मीन्स ऐसे बोले, हालांकि हम पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस करने वाले, बट चार्ज की वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, जो कि ऑब्वियस सी बात है। देखना, जैसे मैग्नेट को आप इमेजिन करो, दो मैग्नेट को पास में रखे हुए तो उनके बीच फोर्स ज्यादा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे दूर करते चले जाओगे वैसे वैसे क्या
हो जाएगा, आपका फोर्स इनके बीच कम होते जाता है। जैसे हम इंसानों में भी बोलते हैं ना, जैसे अभी हमारे पास क्लास 12th में पढ़ रहे हो, मान लो चाहे आपके दोस्त हैं, आप रोज स्कूल जा रहे हो, मिल रहे हो एक दूसरे से, तो आप लोग की बॉन्डिंग अच्छी है। लेकिन जैसे ही कॉलेज जाओगे दूरियां बढ़ेगी, वैसी वो अटैचमेंट, वो लगाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे हम इंसानों में भी होता है, वैसे यहाँ चार्ज में ही समझ जाओ कि इनके बीच जो लगने वाला जो फोर्स है वो डिस्टेंस के साथ क्या हो जाता है, कम होते चले जाता है। अब इन्हीं चीज को जैसे न्यूटन ने भी बोला था, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग ही है, तो कई बार मीम भी बनता है, ठीक है, न्यूटन ने जो बताया सेम ऐसे कूलम्ब्स ने बता दिया है, ठीक। सो अब इन्हीं दोनों चीज को, प्रपोर्शनल को अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को मिला दे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को अगर मिला दे तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। और हमेशा से इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के हम क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट। तो F, यहां से F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमारा क्या आ गया, फोर्स का फॉर्मूला आ गया। किस फोर्स से ये दोनों अट्रैक्ट करने वाले हैं, ये फोर्स का फॉर्मूला निकल के आ गया। और ऑब्वियस सी बात है, फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है उसका यूनिट होने वाला है न्यूटन। क्लियरली? तो ये फॉर्मूला आया, और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्लियर? यहां तक समझ आया? तो ये जो लगने वाला फोर्सेस है, कोई भी दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है उसको हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, दोनों चार्जेस की वैल्यू चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस। तो पर्टिकुलर इस फॉर्मूला में रख के हम वो वैल्यू, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना फोर्स इनके बीच लगने वाला है। यहां तक क्लियर हुआ? अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं ये कांस्टेंट के बारे में, ठीक है, कि ये कांस्टेंट है क्या। ठीक है, सो एयर के लिए, फॉर एयर की बात कर ले या फिर वैक्यूम की बात करें, एयर या वैक्यूम के लिए ये जो K की वैल्यू होती है, ठीक है, ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर हम इन्हीं सब की वैल्यू रखें, तो ये बता रहा हूं ये सारी चीजें क्या है, ये वैल्यू आती है 9 × 10⁹। 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू अगर पुट कर दे तो यहां पर आया 9 × 10⁹। अब रही बात यूनिट की, तो कई बार ना इसका यूनिट के लिए ना कई लोग को दिक्कत होता है। चलो देखो मैं आपको बता रहा हूं, फॉर्मूला हमारा क्या है, तो फॉर्मूला हमारा दिया था F = K Q1 Q2 R का स्क्वायर। तो रटना नहीं है यूनिट्स को, हमें निकालना सीखना। अगर यही से मैं K = कर दूं तो K = क्या आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा F R² और Q1 Q2 क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में चले जाएगा। अब इन सब के यूनिट को ही मिला के क्या बना है, K की यूनिट बना है। तो सोचो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर और उसका स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, चार्ज का होता है कूलम, और कूलम इनटू कूलम क्या हो जाएगा, कूलम का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो K का जो यूनिट है वो कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये यूनिट जो होगा वो होगा 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। क्लियर? तो ये K की वैल्यू। अब यही जो एप्सिलॉन है ये क्या है, मतलब एप्सिलॉन नॉट जो बोला जा रहा है ये क्या होता है, इसी चीज को समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो एप्सिलॉन है, ठीक है, यहाँ पर जो एप्सिलॉन जो हम बोल रहे हैं इसको पढ़ते क्या है, ये ग्रीक लेटर है, इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन। क्लियर? अब ये जो एप्सिलॉन है इसको बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन है इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड, एक्चुअली किस मीडियम पे उन दोनों चार्जेस को रखा गया है, वहां पे मीडियम क्या प्रेजेंट है, एयर है, वाटर है या कोई और मीडियम है, उन मीडियम्स के ऊपर ये वैल्यू डिपेंड कर रहा है। तो एयर के लिए ये जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, ये होती है 8.854 × 10⁻⁻12। अगर इसकी यूनिट की बात करो तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर सकते हैं हम, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये होती है हमारी परमिटिविटी की वैल्यू। तो अगर हम बात करें कि किसी वैक्यूम के लिए, तो हमारा यहाँ पे जो कांस्टेंट रहेगा एप्सिलॉन नॉट रहेगा। अगर किसी मीडियम की बात करते हैं, मतलब अगर उन दोनों चार्जेस को हम किसी और मीडियम पे रखें तो इसी चीज को हम ना एप्सिलॉन नॉट ना बोल के एप्सिलॉन बोल देंगे। मीन्स अगर अब ये फॉर्मूला को मैं लिखूं, ठीक है, तो नाउ
हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा किसका, फोर्स का। ठीक है, सो एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, स्पेशली किसके लिए, फॉर एयर की बात करें या फिर वैक्यूम की बात करें, तो एयर या वैक्यूम के लिए हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला आया कुलम्ब्स लॉ का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट पे कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसी को आगे हम समझेंगे, यही चीज को हम सिखाने वाले, इसको परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर किसी मीडियम के लिए बात करूं तो हम इसी मीडियम के लिए जब बात करेंगे तो इसी फोर्स के फॉर्मूला में यहां पर हम यूज करने वाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। कई बार एप्सिलॉन बस लिखा जाता है या कई बार एप्सिलॉन m लिख देते हैं, मतलब किसी मीडियम के लिए अगर बोल रहे हैं तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। किसी अनदर मीडियम में कोई और मीडियम रहेगा तो इसके लिए फॉर्मूला होगा फॉर एनी अदर मीडियम। ठीक है, सो कई बार ना ये जो एप्सिलॉन है इसी के फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार क्या लिखा रहता है पता है, ये फॉर्मूले में ये दिया गया है, कई बार आपको इसी फॉर्मूले को ऐसा दिया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखा रह जाएगा, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो कई बार एप्सिलॉन लिखेगा, मतलब कोई भी मीडियम के लिए ही बोल रहे हैं। ठीक है, एयर के लिए जब भी पर्टिकुलर बोला जाएगा ना तो एप्सिलॉन नॉट करके रख देते ताकि हमें समझ आए, अच्छा वो पर्टिकुलर एयर के लिए बोला जा रहा है, समझ आया। तो किसी मीडियम के लिए अगर बोला जाएगा तो फोर्स का फॉर्मूला ऐसे लिख देंगे या एप्सिलॉन m लिख देंगे, और अगर पर्टिकुलर हम एयर के लिए बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो पर्टिकुलर इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये क्लियर हुआ फॉर्मूला। ओके, चलो अब ये जो एप्सिलॉन m, ये जो परमिटिविटी जो हम बोल रहे हैं, इसको समझते हैं ये क्या होने वाला है। ठीक, सो इससे पहले कुलम्ब्स लॉ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्लियर हुआ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुलम्ब्स लॉ ने क्या बोला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। देन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जनरली जो कुलम्ब्स लॉ जो बोला जाता है किसके बारे में बात करता है, फोर्सेस के, और कौन से चार्जेस के बारे में, स्टेशनरी चार्जेस के बारे में। मतलब चार्जेस जो है हमारे वो कैसे होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए और पॉइंट चार्ज होना चाहिए, मींस छोटे छोटे चार्ज होने चाहिए। तो छोटे छोटे चार्जेस के बीच जो लगने वाला जो फोर्स है उसके बारे में बताया है। एंड जो फोर्स का डायरेक्शन होने वाला है वो क्या होने वाला है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। इसका मतलब ये है कि अगर एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करने वाला है उसी डायरेक्शन में क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है, इधर इधर नहीं जाने वाला। इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसी डायरेक्शन पे ही वो क्या होगा, फोर्स लगने वाला है। एंड ये ऑब्वियस सी बात है किसके अप्लाई होने वाला है, पॉइंट चार्जेस के लिए और जो स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्जेस के लिए। और ऑब्वियस सी बात है ये जो फोर्स है डिपेंड करने वाला है किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। खुद सोच के देखो, आप इमेजिन करो कि दो, आप मैग्नेट के साथ इमेजिन कर लो, जैसे चार्ज है या मैग्नेट है, तो अगर हवा में रखें तो उनके बीच अट्रैक्शन अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर इन्हीं दोनों को पानी में रख दे या किसी और मीडियम में रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके जो इंटरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो यही हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो डिपेंड करने वाला है किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कुलम्ब्स लॉ है वो मूविंग चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है, रेस्ट चार्ज के लिए हम बात करने वाले हैं। तो कुलम्ब्स लॉ ने रेस्ट चार्ज के बारे में बोला हुआ है। क्लियर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुलम्ब्स लॉ के बारे में। ठीक, इसके बाद चलो एक कैलकुलेट करके भी देखते हैं कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस एंड फाइंड द रेशियो। मींस दो चार्जेस आपको दिए हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, उनके बीच जो रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन फोर्स हो रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है और दोनों का रेशियो कितना है, ये हम कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमेशा ना जब भी कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो ऑलवेज न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो हमें प्रॉपर गिवन डेटा आपको लिखना चाहिए, क्या क्या हमें गिवन है। तो वैसे तो क्वेश्चंस में हमें जो चीज हमें पता होना चाहिए वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें जो पता होता है वो क्या है, 1.6 इंटू
10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितना डिस्टेंस पे रखा गया है? तो यूनिट डिस्टेंस पे रखा गया है। तो लेट्स सपोज ये 1 मीटर पे ये रखा गया है। क्लियर? अब इनके बीच हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन निकालना है और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो उनकी मैग्नीट्यूड्स के बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगने वाला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चलो ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितने हो रहे हैं। तो फोर्स इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला क्या है? K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब इस K के बदले हमारा क्या वैल्यू रख सकते हैं? 9 × 10⁻9 एयर में रखा गया है, वैक्यूम में रखा गया है। ठीक है, सो 9 × 10⁻9 एयर के लिए पर्टिकुलर बात करें तो Q1 Q2 तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यही है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 और सेकेंड चार्ज की वैल्यू भी यही है, तो इसको इंटू करके हम स्क्वायर कर सकते हैं। एंड रेडियस कितना लिए हैं हमने? 1 मीटर। क्लियर? तो अगर इस वैल्यू का आप कैलकुलेट कर दो, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो देन इंटू करो, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आने वाली है 2.31 × 10⁻⁻28 न्यूटन। क्लियर? तो ये आपका आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का मैग्नीट्यूड। क्लियर? अब अगर हम इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, सो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम Fg से नाम दे रहे हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटल G, उसके बाद मास m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होने वाला है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। G की वैल्यू क्या आती है? 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10⁻31। क्लियर? और मास m2 दोनों तो सेम है, तो स्क्वायर कर देंगे। डिस्टेंस कितना दिया है? 1। ठीक है, ये वैल्यू। अब अगेन इस वैल्यू को और कैलकुलेट करो तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 5.4 × 10⁻71 न्यूटन। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है। अब अगर इसकी रेशियो निकाले एंड रेशियो अगर हम कैलकुलेट कर दें तो ये हमें मिलने वाला है Fe अपॉन Fg, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू आई 2.31 × 10⁻28 डिवाइडेड बाई 5.4 × 10⁻71। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आपका 4.17 अराउंड × 10⁻42 के करीब आने वाली है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली 10⁻42 टाइम्स ज्यादा है। मतलब सोच के देखिए, दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू 42 टाइम्स ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। मींस ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम लग रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। सोचो ना, 420 इतनी बड़ी वैल्यूज हैं। क्लियर? तो ये जनरली कई बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि आप कंपैरिजन करो कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। आया समझ में? ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसके बाद परमिटिविटी, जो बार बार हम बोल रहे थे ना, परमिटिविटी क्या हो रहा है, जो मीडियम के ऊपर जो डिपेंड करने वाला है, उसकी बात हम जो कर रहे हैं इसको समझते हैं। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल पहले कंसीडर करते हैं। यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन अगर इनको मैं हवा में रखा हूं तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इनके बीच का जो अट्रैक्शन है या रिपल्सन है वो तो हमें पता चल रहा है, लेकिन अगर उसको हम पानी में रख दे तो ऑब्वियस सी बात है इस फोर्स में कुछ तो कमी आएगी। चलो यहां पर जस्ट इमेजिन, यहां पर हम पानी बना देते हैं। ठीक है, इनके बीच, ठीक है, अगर दो चार्जेस को मैं वाटर पे रख दिया, ठीक है, पानी में रख दिया हूं, ठीक है, तो क्या होगा? इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो किसी मीडियम, कोई मीडियम किसी फोर्स को किस हद तक कम कर देती है। ठीक है, मतलब अगर पानी की बात करूं तो पानी किस हद तक इनकी इंटरेक्शंस को कम कर रही है। ठीक है, इसको हम देखने वाले हैं। तो एक्चुअली परमिटिविटी तो ऐसा लग रहा है ना कि वो अलाउ करेगा, परमिट करेगा, ऐसा टाइप का।
हाँ परमिट तो कर रहे हैं, बट किसको परमिट कर रहे हैं? अपने ही फील्ड को। इसको ना एक एग्जांपल से समझो, जैसे पुराने मूवीज में अक्सर देखना कि दो फैमिलीज रहती हैं और दोनों फैमिली एक दूसरे के दुश्मन, क्लियर, और एक फैमिली में लड़का एक फैमिली लड़की, दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले क्या करते हैं? अपोज करते हैं। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन घर वाले क्या है? अपोज कर रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों मिलने के लिए चले गए, ठीक है। अब उसके बाद घर वाले को जैसे ही पता चला अरे मिलने जाने वाले हैं, तो उन लोग क्या करेंगे? अपने जितने भी मान लो जितने भी विलेन लोग हैं, उनके जितने भी है सेना वैना, उन लोग को भेजेंगे जाओ और उनको रोको, ठीक है। मींस ये मीडियम क्या करेगा? अपने ही जितने भी फील्ड्स हैं या अपने ही मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलाउ करेगा कि भाई जाओ और उनके बीच के इंटरेक्शन को क्या करो? कम करो, ठीक है। उन जो मिल रहे हैं उनसे मिलने मत दो, उनको रोको, या उनके बीच का इंटरेक्शन को क्या करो? कम करो। तो इसी से ही आया है परमिटिविटी। वो परमिट तो कर रहे हैं पर अपने ही फील्ड को परमिट कर रहे हैं ताकि उनके बीच के इंटरेक्शन को क्या किया जा सके? कम कर सके, ठीक है। सो परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल दैट अलाउ इट्स ओन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड to reduce the effective electrostatic interaction between charges। इनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसको कम कर सके, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी बोलते हैं। और इसको एप्सिलॉन से हम क्या करने वाले हैं? डिनोट करने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा परमिटिविटी होगा मतलब रुकावटें उतनी ज्यादा होगी। अब रुकावटें उतनी ज्यादा होगी मतलब फोर्स उतना कम रहेगा, या उनके बीच का जो इंटरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कम। तो परमिटिविटी समझ आया। जैसे एयर की परमिटिविटी सबसे कम है तो आसानी से यहां मिल लेंगे, लेकिन अगर उन्हीं चार्जेस को अगर पानी में डाल देंगे, ठीक है, या कोई और अदर मीडियम में डालेंगे तो उनकी परमिटिविटी ज्यादा होगी अदर मीडियम की। तो परमिटिविटी ज्यादा होगा मतलब उनके बीच फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा परमिटिविटी की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू क्या होगी? उतनी ज्यादा कम होते चले जाएगी। सबसे कम परमिटिविटी की वैल्यू किसके लिए होती है? एयर के लिए होती है। परमिटिविटी की वैल्यू जो मिनिमम होती है, ठीक है, मिनिमम होती है वो एयर के लिए होती है या वैक्यूम के लिए होती है, ठीक है। एयर या वैक्यूम के लिए सबसे मिनिमम होती है। और इसी परमिटिविटी का नाम एयर के लिए हमने स्पेशली रख दिया है एप्सिलॉन नॉट। मतलब जब एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे तो स्पेशली हम किसके लिए बोल रहे हैं? वैक्यूम के लिए। और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो इस साइड आ जाएगा कूलम स्क्वायर और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। आया समझ में? तो ये एयर के लिए सबसे कम होती है। अब अदर मीडियम के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी की बात करें, मीडियम की परमिटिविटी ऑलवेज परमिटिविटी ऑफ एयर से क्या होगा? ज्यादा होगा। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगा एयर की परमिटिविटी से या फ्री स्पेस की परमिटिविटी से। इतना समझ आया? मतलब फोर्स उसके जस्ट क्या होगा? कम होगा। अब कितने सारे मीडियम्स की परमिटिविटी हम याद रखेंगे? हर मीडियम की परमिटिविटी तो याद रखना बहुत मुश्किल है, इसीलिए एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या है ये समझते हैं, ठीक। परमिटिविटी क्लियर हुआ? परमिटिविटी क्या है? रुकावटें समझ जाओ, ठीक है, कि कितना कोई मीडियम कितना रुकावटें डाल रही है समझ जाओ कि उनके इंटरेक्शंस को कम करने के लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे कि आप डेंसिटी पढ़े होंगे, वैसे एक टर्म आया था रिलेटिव डेंसिटी, वैसी परमिटिविटी, और एक टर्म है रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर? सो रिलेटिव परमिटिविटी जिसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करने वाले हैं, ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है? रेशियो है, ठीक है। सो रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मटेरियल टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, पर रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूं, एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ एयर। एयर के कंपैरिजन में किसी की परमिटिविटी कितना है, इसी चीज को हम क्या करने वाले हैं? रिलेटिव परमिटिविटी बोलने वाले हैं। क्लियर? एप्सिलॉन आर किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एयर के कंपैरिजन में कितना गुना ज्यादा है ये बताता है रिलेटिव परमिटिविटी। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मान लो जाए किसी की परमिटिविटी, मान लो जाए वाटर की परमिटिविटी की बात करें, ठीक है, वाटर एप्सिलॉन वाटर, अगर ये मान लो जाए मैं बोल रहा हूँ 81 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है एयर के कंपैरिजन में वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है 81 है, इसका मतलब एयर के कंपैरिजन में 81 टाइम्स ज्यादा इसकी परमिटिविटी होगी वाटर की। एयर के कंपैरिजन में 81 टाइम्स ज्यादा होगा।
क्लियर। तो इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आसानी से दिया है तो हम बाकी परमिटिविटी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी समझ लो, एप्सिलॉन आर दिया है, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट अगर हमें निकालना है, ऐसा देख लीजिए, ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर यहीं से एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट दिया है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो किसी भी मीडियम की अगर हमें परमिटिविटी चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू और एयर की वैल्यू का इनटू कर देंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, उस मीडियम की परमिटिविटी। तो अब हमें क्या दिया रहेगा, हर एक मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी दे दिया जाएगा और उसमें हम एयर की परमिटिविटी इनटू कर देंगे तो उस मीडियम की परमिटिविटी निकल जाएगी। क्लियर। सो ऑब्वियस बात है, ये रेशियो है जिसका कोई यूनिट नहीं होने वाला। इसी को आगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलने वाले हैं। आगे देखते चले जाइए, इसके बहुत सारे फॉर्मूले आते चले जाएंगे। परमिटिविटी के टर्म में आएगा, फोर्स के टर्म में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में आएगा, कैपेसिटेंस के टर्म में आएगा, ठीक। सो it indicates how much weaker the electric field is in the material compared to the vacuum। वैक्यूम के कंपैरिजन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम होगा। क्लियर। चलो अब इसमें एक ना इसी चीज को और समझते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड परमिटिविटी। कई बार ना फॉर्मूला देखना बड़ा कंफ्यूजन होता है। कई बार आपका ना फॉर्मूला ऐसा लिखा रहेगा, जैसे एयर की मान लो, एयर अगर दो चार्जेस है उनको एयर में रखा गया, वैक्यूम में रखा गया, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ऐसे लगते हैं। अब अगर इसी को किसी मीडियम की बात करें, ठीक है, ये तो एयर के लिए हो गया, फॉर मीडियम की अगर बात करें, ठीक है, किसी भी मीडियम की बात करें, सो मीडियम एफ एम लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कई बार देखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन या एप्सिलॉन एम ऐसा लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एप्सिलॉन एम लिखा रहे या एप्सिलॉन बस लिखा रहे, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। क्लियर। अब कहीं अभी हमने देखा कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट देखा ना इस वाले में, देखो एक फॉर्मूला भी हमने देखा, रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। तो यहां से परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम को क्या लिखा जा सकता है, परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर। तो कई बार ना यही के बदले ऐसा लिख दिया जाएगा 4 पाई, देन एप्सिलॉन एम के बदले एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट, ऐसा भी लिख दिया जाता है। सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कभी कभी देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट लिखा रहता है, कभी एप्सिलॉन बस लिखा रहता है, कभी एप्सिलॉन एम लिखा रहता है, कभी एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट लिखा रहता है, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक, ये समझ आया। तो वही मीडियम की परमिटिविटी को भाई अलग टर्म में लिखना चाहे तो वैसा लिख सकते हैं, या एप्सिलॉन बस लिख सकते हैं। तो ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसमें से और देखिए, अगर मैं 1 एप्सिलॉन आर को बस बाहर निकाल के रखा तो यहाँ क्या बचता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, एफ एम की वैल्यू आई। ठीक है, और ये जो चीज है ये एक्चुअली में क्या है, एयर की मतलब एयर में जो फोर्स लगता है वो वाला फोर्स है। तो इस पूरे चीज को हम चाहे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको 1 एप्सिलॉन आर, और इसको लिख सकते हैं एफ नॉट। अब अगर इसको मैं इधर लेके चले जाऊं, इसको इधर लेके आ जाऊं, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, एक नया फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक नया फॉर्मूला हो सकता है। यहां से देखो, इसको मैं इधर लेके चला गया, इसको इधर लेके गया, ट्रांसफर किए, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। तो ये एक हमारा अगेन एक नया फॉर्मूला आ गया परमिटिविटी का, कि भाई परमिटिविटी जो है ये एक रेशियो है, किसके किसके बीच का, फोर्स के बीच का। तो दो चार्जेस को हम अगर हम एयर में रखें तो उनके बीच कितना फोर्स लग रहा है, और इन्हीं दोनों को मान लो चाहे वाटर में या कोई अदर मीडियम में रख दे तो उनके बीच कितना फोर्स लग रहा है। तो ऑब्वियसली एयर में ज्यादा फोर्स लगेगा, तो दोनों का जो रेशियो है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। क्लियर। सो फोर्सेस का जितना, अब कई बार इसी से न्यूमेरिकल दे दिया जाता है। अगर एयर के बीच अगर आपको फोर्स पता है, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी पता है, तो उससे डिवाइड करके हम उस मीडियम में कितना फोर्स होने वाला है ये भी निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी फॉर्मूला में कोई भी दो चीज देके तीसरी चीज आपसे क्या कर दिया जाएगा, पूछा जा सकता है।
ठीक। और ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, एक रेशियो है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होने वाला। समझ आया ये चीज? तो कई बार ये रिलेशनशिप पूछा जाता है, कितने टाइम्स ज्यादा होगा, इसी से न्यूमेरिकल भी पूछ दिया जाएगा। चलो, रिलेटिव परमिटिविटी जो अभी हमने देखा, तो रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस इन द मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, फोर्स जो वैक्यूम में कितना लग रहा है डिवाइडेड बाय मीडियम में कितना होने वाला है, इन्हीं दोनों के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, so it's so how much the medium reduces the electric forces between two charges, कितना हद तक फोर्स को कम कर दे रहा है ये बताता है। हायर वैल्यू मीडियम वीकनेस द फोर्स मोर। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा परमिटिविटी होगा वो मीडियम उतना ही ज्यादा फोर्स को क्या करेगा, कम करेगा। इतना आसान से समझना है, जितना ज्यादा परमिटिविटी मतलब उतना ज्यादा रुकावट है, और जितना ज्यादा रुकावट है मतलब उतना कम उनके बीच फोर्स लगेगा। क्लियर? तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करने वाला है कूलम्ब्स लॉ, इसलिए हर मीडियम के लिए परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी जानना हमें बहुत जरूरी था। क्लियर हुआ? ठीक, तो ये है हमारा कूलम्ब्स के लॉ के बारे में कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, उसका फोर्स का फॉर्मूला क्या है, उसमें जो एप्सिलॉन होता है, परमिटिविटी होता है, एयर के लिए कितना होता है, मीडियम के लिए कितना होता है, या इसको रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, ये सारी चीजें हैं हमारा। ठीक है, अब चलो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है। अब न्यूमेरिकल अगर फॉर्मूला आपको पता है तो भाई वैल्यू कुछ भी दिया रहे आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है, दो चार्जेस दिया है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 2 into 10 to the power minus 6 कूलम एंड सेकंड चार्ज है Q2 is equals to 3 into 10 to the power minus 6 कूलम आर placed 0.5 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। दो चार्जेस को वैक्यूम में रख दिया गया 0.5 मीटर डिस्टेंस में। देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, तो चलो गिवन में हमें क्या क्या गिवन है, सो गिवन दैट, ठीक है, हमें गिवन है चार्ज 1 Q1 की वैल्यू दिया गया है 2 into 10 to the power minus 6 कूलम दिया है। Q2 जो है ये भी हमें दिया गया है 3 into 10 to the power minus 6 कूलम। ठीक, अगर कोई स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं दे रहेगा तो यही हमें स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। एंड R की वैल्यू दिया है 0.5 मीटर। इतना समझ आया? निकालना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में निकालना है। देन यहां तक गिवन डेटा लिखे, उसके बाद ऑलवेज वी नो दैट ऐसा लिख दिया करो, नहीं जानते फिर भी लिख दिया करो। ठीक है, सो F इज इक्वल टू, सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये फोर्स के फॉर्मूला है। देन चलो इसमें वैल्यू पुट डाउन करते हैं। सो फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 into 10 to the power 9। देन Q1 Q2 तो ये हमें दिया हुआ है, Q1 की वैल्यू दिया है 2 into 10 to the power minus 6, Q2 की वैल्यू दिया है 3 into 10 to the power minus 6 अपॉन R का स्क्वायर, तो 0.5 इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। आया समझ में? अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो वैल्यू कुछ भी हो, फॉर्मूला आपको समझ आ गया ना कि ये फॉर्मूला होने वाला है। अब न्यूमेरिकल में Q1 Q2 कुछ भी वैल्यू दिया रहे, R कुछ भी दिया रहे, सॉल्व करने बस आपको आना चाहिए। तो इतना आपको गिवन डेटा लिखना है, वी नो दैट करके फॉर्मूला लिखना है, देन वैल्यूज पुट डाउन करना है, और प्रॉपर इक्वल के नीचे इक्वल करके राइटिंग स्किल ना आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप बोर्ड का पेपर दिला रहे हो ना, तो उसमें आपका राइटिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल्स ये सब अच्छा रहेगा, तो उसमें आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं नंबर्स। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो जितने भी नंबर्स है ना नॉर्मली उनको आप एक साथ लिख लो, ठीक है, और 10 के पावर में जो दिया है उसको एक साथ लिख लो, ये एक साथ हो जाएगा। ठीक है, और ये जो नंबर्स हैं इसको एक साथ लिख लो। और 0.5 के बदले देखो कई बार इसका आप स्क्वायर करोगे तो उससे अच्छा ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 0.5 का मतलब क्या होता है, हाफ, हाफ को ही हम क्या बोलते हैं 0.5 बोलते हैं, और उसका क्या करना है हमें स्क्वायर करना है। तो ऐसे लिख देंगे तो हमारी चीजें आसान हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको इंटू कर दे तो अभी ये ऐसे वैल्यू लिख दे रहा हूं, तो 9 into ये 6, अगर इसको मैं कैलकुलेट करते चले जाऊं तो ऑब्वियस बात है एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग अगर बेस सेम है तो पूरा का पूरा पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले माइनस माइनस तो -12 हो जाएगा, +9 तो प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े वाले नंबर का तो ये -3 हो जाएगा। अब अगर इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा 1/4, ऊपर का भी स्क्वायर हुआ नीचे का स्क्वायर। अब कभी भी फ्रैक्शन डिवाइड में रहे, ये वाला लॉजिक ना हमेशा मैं बताता हूँ बच्चे को, याद रख लेना। जैसे कोई दो फ्रैक्शन a/b डिवाइडेड बाई c/d, कभी भी दो फ्रैक्शन ऐसे डिवाइड रहेगा तो ऊपर वाले फ्रैक्शन को वैसे का वैसे लिखना है, इसको इनटू में चेंज करना और इसको क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं।
ठीक है, जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। तो सिमिलरली ऊपर बिना फ्रैक्शन वाला नंबर उसको वैसे के वैसे रखते हैं, इसको इनटू में चेंज करते और इसका रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब 4 डायरेक्टली कहां चले जाएगा, इनटू में चले जाएगा। ठीक है, 10 टू द पावर -3। देन इसको अगर इनटू करेंगे तो आई थिंक सो 216 के बराबर आएगा। सो 216 इंटू 10 टू द पावर -3। स्टैंडर्ड में अगर ये माइनस है तो इधर हम जीरो में लगा सकते हैं। कई बार पॉइंट लगाने में भी दिक्कत होती है, तो सर ये 10 टू द पावर -3 है, नीचे आएगा तो 216 अपॉन 1000 हो जाएगा। ठीक है, 3 जीरोस हैं, 3 नंबर बाद जाके डेसिमल लगा सकते हो, तो 0.216 न्यूटन ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। आया समझ में? तो न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट अच्छे से करना, पूरा हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना है जिससे आपको नंबर अच्छे से मिल सके। आया समझ में? तो कोई भी दो चार्जेस के बीच अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो पर्टिकुलर इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके बाद एक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलो माना कि अभी एक चार्ज था और यहाँ चार्ज था, तो इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, पर अगर मान लो जब बहुत सारे चार्जेस हैं तो फिर हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यह है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ अदर चार्जेस इज इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स एक्सर्टेड बाय इट ऑन ईच चार्जेस। फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना हमारा एक चार्ज है, ठीक है, ये है Q0 चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चार्जेस हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग चार्ज हैं। चलो ये देखते हैं, ये है Q1 चार्ज, यहाँ पे है Q2 चार्ज, ठीक है, यहाँ पे है Q3 चार्ज। ठीक है, तो ऐसे 3-4 चार्जेस हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन सब के बीच जो फोर्स लग रहा है, ये यहाँ के बीच फोर्स, ये जो फोर्सेस, इनके सब के बीच का जो फोर्सेस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो नेट फोर्स कितना होगा, ओवरऑल फोर्स कैसे निकालेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर आपको टोटल फोर्स चाहिए ना, टोटल फोर्स इस वाले चार्ज पे, देखो ये भी फोर्स लगा रहा होगा, ये भी फोर्स लगा रहा होगा, ये भी फोर्स लगा रहे हैं, सारे के सारे लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना होगा, तो एफ नेट हम कैसे निकालेंगे, तो इंडिविजुअली इन दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा है, इंडिविजुअली इन दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा है, इंडिविजुअली इन दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा है, और सारे फोर्सेस को इंडिविजुअली कैलकुलेट करके उनका वेक्टर सम कर देंगे तो हमारा टोटल फोर्स निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहला फोर्स ऑन अ चार्ज 1 ड्यू टू ये वाला चार्ज, ऐसे लिख दें, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू ये वाला चार्ज। ठीक है, फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस प्लस फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस। ठीक है, ऐसे करते 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 जितने भी चार्जेस हैं उन सारे चार्जेस का फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू एन चार्ज, जितने भी चार्ज हैं उन सब का अगर हम वेक्टर सम निकाल देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा ये फॉर्मूला। आया समझ में? तो इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये फॉर्मूला है। आया समझ में? तो ये बोला है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, आप पहले भी क्लास 11th में ये चीज पढ़े होंगे कि अगर आपको बहुत सारे चार्जेस दिए गए हैं और उन सब की वजह से अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो वेक्टर सम करके निकाल सकते हैं। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमारे बनते हैं। चलिए अगेन एक न्यूमेरिकल हमारे पास दिया गया है, टू चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड 12 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट, where should a third charge should be placed between them so that it experiences zero net force। ये ना बहुत कॉमन क्वेश्चन है सीबीएसई वालों के लिए, बहुत बार ये ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक, चलिए हमें क्या दिया गया है, दो चार्जेस दिया गया है, 3 माइक्रोकूलम का और 12 माइक्रोकूलम का, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है और इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो एक बेसिकली आपको डायग्राम भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। हमें चार्ज 1 दिया गया है, फर्स्ट चार्ज Q1 दिया है 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये भी पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइक्रो मीन्स क्या होता है 10 टू द पावर -6 कूलम। दूसरा जो चार्ज है Q2 ये हमें दिया है +12 माइक्रोकूलम, इसका मतलब ये हो जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। क्लियर? अब इनको कितना सेंटीमीटर दूर में रखा गया है, तो 12 सेंटीमीटर में रखा गया है। ठीक है, मीन्स 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस, सेंटीमीटर -2, ठीक है, इतना मीटर के डिस्टेंस में रखा है, जिसको हम 0.12 भी बोल सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन बोला गया कि इनके बीच में एक थर्ड चार्ज को रखना है, सो दैट उसमें जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे ऐसा देखते हैं, यहाँ पे एक चार्ज है Q1,
ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज है Q2, इनके बीच का जो हमें डिस्टेंस गिवन है वो डिस्टेंस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर हमें गिवन है इनके बीच का डिस्टेंस। क्लियर। अब हमें क्या बोला गया है, एक थर्ड चार्ज, ठीक है, इसको ना मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक थर्ड चार्ज हम रखने वाले हैं, इनके बीच का टोटल जो डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर है। एक थर्ड चार्ज इनके बीच में हमें रखना है और ऐसे जगह में रखें कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। ये भी पॉजिटिव चार्ज। लेट्स सपोज अभी हम यहाँ पे कोई एक चार्ज रख दे रहे हैं, यहाँ पे एक अनदर चार्ज रख दे रहे हैं जिसका डिस्टेंस यहाँ से x डिस्टेंस पे है, ठीक है। इस चार्ज से पॉजिटिव जो Q1 चार्ज है इससे x डिस्टेंस पे एक चार्ज रख रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ये जो रेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 माइनस x, ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। हमने एक इमेजिन कर लिया कि ये वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे मान लो जाए एक हमने चार्ज रख दिया, ठीक है। सो इस पे ये उधर फोर्स लगाएगा, ये उसको रिपल कर, मान लो हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किए हैं, अब ये उसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, मतलब ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, और दोनों फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, इक्वल एंड अपोजिट रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो इसको हमें कैलकुलेट करके दिखाना है कि कितना फोर्स होने वाला है, ठीक। चलो, तो इनने क्या बोला कि ये जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए, सेम, मतलब ये जिसके ऊपर इतना फोर्स लगा रहा है और ये कितना फोर्स लगा रहा है, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होना है। थर्ड चार्ज को हम कहाँ प्लेस करें कि इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला F1 और इसका F2 दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो F1 इज इक्वल्स टू F2। तो फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स और इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एक कांस्टेंट Q हो जाएगा, दोनों चार्ज की वैल्यू Q1 Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो मैं वैल्यू डायरेक्टली पुट करते हुए बता देता हूं। K एक की वैल्यू हमारा है कितना, 3 माइक्रोकुलम, 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू सेकेंड चार्ज, लेट सपोज हमने Q0 लिया है, दूसरा चार्ज K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, x। देन सेकेंड वाला का बात करें तो K, क्योंकि हमें कटने ही वाला है ना, इसलिए K की वैल्यू हमने वही लिखा 1/4πε, ऐसा नहीं लिए। फिर यहाँ पर है 12 इंटू 10⁻⁻6 और दूसरा चार्ज है Q, और डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 माइनस x का होल का स्क्वायर। ये वाला चार्ज और ये वाले चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, दोनों का हमने कैलकुलेट किया। अब क्लियरली दिख रहा है दोनों साइड से Q0 कट जाएगा, K कट जाएगा, 10⁻⁻6 कट जाएगा, ओवरऑल 3 अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 माइनस x का होल स्क्वायर, ये आने वाला है। इसको इधर ला के चले जाते हैं, इसको इधर लेके चलते हैं, कैंसिल आउट करें, ये भी 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा 12 माइनस x का जो स्क्वायर है वो इधर अगर चले जाए तो 3 से 4 टाइम्स में कैलकुलेट होगा, 4 इंटू x का स्क्वायर। अब यहां से हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये स्क्वायर में, इसको भी मैं होल स्क्वायर में लिख लेता हूं अगर, तो 12 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल, इसको मैं क्या कर सकता हूं, 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड से अगर हम कंपेयर करें, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट, एंड हमारे पास जो वैल्यू आया 12x, ठीक है, सॉरी, ये आपका वैल्यू जो है 12 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, माइनस एक्स उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, तो 2x प्लस x 3x, ठीक है। देन x की वैल्यू 12/3 विच मीन्स 4, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में आपका आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर वैल्यू मैंने पुट किया तो 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, वो सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाता, तो वैसे भी वो हट जाएगा, ठीक है। अगर इसे वैल्यू आप पुट करेंगे ना तो ये सेंटीमीटर में आएगा, तो ऐसा आप लिख सकते हो कि सेंटीमीटर में है, वो सारी चीजें क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे भी बता दिया। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बहुत, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो लगभग यहाँ से हम कितना डिस्टेंस में वो करेंगे, 4 के सेंटीमीटर के डिस्टेंस में रखेंगे, तो ये हमारा नेट फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। आ रहा है समझ में? तो इसी टाइप से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, लिखने का तरीका आपको अच्छे से रखना है। उसके बाद अगेन ये वाला है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। 2 चार्जेस दिया गया है, +3 माइक्रोकुलम, -3 माइक्रोकुलम, और इसको रख दिया गया है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग उस पे, ठीक है। और नेट फोर्स हमें निकाल के दिखाना है 2 माइक्रोकुलम में, जिसको हमने रखा है मिड पॉइंट पे, ठीक है। निकाल लोगे, ठीक है।
ये आप लोग के लिए वर्क रहेगा, ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या दिए, थोड़ा सा ये ना ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 10 पॉजिटिवली चार्ज दिए हैं, आर केप्ट फिक्स्ड ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारे हमें क्या है चार्जेस दिए हैं और उसको अलग 10 पॉजिटिव चार्ज को रख दिया है। एंड फर्स्ट पार्टिकल हैज अ चार्ज ऑफ, सबकी चार्ज की वैल्यू भी दिया है, फर्स्ट का चार्ज दिया है, सेकंड का चार्ज दिया है, थर्ड का चार्ज दिया है एंड सो ऑन। एंड 10th पार्टिकल हैज अ चार्ज, ये भी दिया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मतलब ऐसा समझो, ऐसा एक ओरिजिन वाला चीज है, ओरिजिन पे ना एक चार्ज रख दिया गया है, ठीक है। ओरिजिन पे हमें क्या रखा गया है, एक पॉइंट चार्ज रखा गया है, ठीक है। कितना कूलम का, तो 1 कूलम का एक चार्ज रखा गया है। और फिर उसके बाद एक डिस्टेंस पे, कितना मीटर के डिस्टेंस में, हमें एक्स एक्सिस पे जब एक्स की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर पे एक चार्ज रखा गया है Q1, ठीक है, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है। वैसे ही x की वैल्यू जब 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर चार्ज रखा गया है Q2, इसकी वैल्यू भी दिया हुआ है। ऐसे करते 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 हमें 10 चार्जेस दिया हुआ है। जब x की वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक चार्ज रखा गया है, 10 चार्ज हमारे पास दिया गया है, क्लियर। तो ऐसे हमें x एक्सिस पे चार्जेस दिए गए हैं, उसके चार्ज की वैल्यू दिया गया है, तो इसके ऊपर टोटल कितना फोर्स लगेगा इन सब की वजह से निकाल के दिखाओ। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने क्या बोला है कि भाई इसकी वजह से अगर फोर्स निकालना है टोटल फोर्स, तो पहले इसकी वजह से फोर्स निकाल लो, इसकी वजह से निकाल लो इंडिविजुअली। अगर मुझे एफ नेट निकालना है, फोर्स नेट, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले चार्ज पे इसकी वजह से फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स ऑन जीरो चार्ज ड्यू टू फर्स्ट प्लस फोर्स ऑन जीरो चार्ज ड्यू टू सेकेंड प्लस अप टू कहाँ तक, 10 तक, फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू 10th चार्ज, ठीक है। सबके वजह से निकालेंगे और प्लस कर देंगे, ठीक। चलो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दिख रहा है डिफिकल्ट बट है इजी, देखिएगा। फोर्स ऑन दिस चार्ज, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, भाई कूलम्स लॉ दिया है, डिस्टेंस दिया है, हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कांस्टेंट मैं के ही रख रहा हूं, ठीक है। के Q1 Q2, तो इसकी वैल्यू तो आपका 1 है, Q2 की वैल्यू दिया गया है, तो चलो मैं पहले एक को लिख रहा हूं ना, तो 1 इंटू Q1 की वैल्यू हमें दिया गया है कि भाई फर्स्ट वाला जो चार्ज की वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ठीक, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितना है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है 10, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, मीटर में रखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। देन सेकेंड वाले चार्ज की वजह से, तो के फर्स्ट वाला जो चार्ज है उसकी वैल्यू है 1 कूलम, तो 1 लिख दिए, ठीक है। देन सेकेंड वाले चार्ज की अगर बात करें तो सेकेंड वाला जो चार्ज दिया गया है वो हमें कितना दिया हुआ है, 8, सॉरी फर्स्ट का दिया गया है, थर्ड का आपको 8 दिया है, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम दिया हुआ है, और डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर। देन सेकेंड वाला जो डिस्टेंस दिया है हमें 20 सेंटीमीटर का दिया है, तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और इसका क्या दिया है, स्क्वायर। ऐसे करते 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 हमें कहाँ तक चलना है, 10 तक चलना है। सो के 1 इंटू नेक्स्ट 10 का कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई उसका डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इसका स्क्वायर। ऐसे दिख डिफिकल्ट रहे बट इसमें से ना बहुत सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, और हमारा चीज ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, के तो वैसे भी कॉमन निकलने वाला है, 10 टू द पावर 8 सब में दिख रहा है। नीचे में अगर हम इस सॉल्व करेंगे तो देखो एक को भी अगर आप सॉल्व करोगे ना तो उसकी वैल्यू आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। के हमने कॉमन निकाल दिया, ठीक है, के कॉमन निकाल दिया, ऊपर में सबका चार्ज 1 हो गया, 10 टू द पावर 8 सब में था तो उसको भी हमने निकाल दिया, इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, क्लियर। नीचे से भी अगर आप देखोगे इसको अगर हम सॉल्व करते चलते हैं ना तो देखना 10 टू द पावर या माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 4, वो सब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ से 10 टू द पावर माइनस 4 हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया, ठीक है। बचा क्या,
ऊपर में हमारा 1 बचा, यहाँ 10⁻⁻⁴ बचा और यहाँ स्क्वायर था तो 100 बचा, तो 1/100 प्लस, ठीक है। यहां से ऊपर में 8 बचा और इसका स्क्वायर किए थे, सो ऊपर में 8 बचा, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहां पर बचा 400। क्लियर। वैसे ही अगर करते करते चले जाएंगे अप टू यहाँ पर हमारा बचा 1000 और नीचे में हमारे पास 100 दिया है तो 100 के स्क्वायर करेंगे तो 10,000। ठीक, डिफिकल्ट है लग रहा है तो देखना चीजें कैंसल आउट होते चले जाएगा। तो ये जो 100 10⁻², ये भी चलो हम कॉमन निकाल लेते हैं कि 10⁻⁻8, 10⁻⁻4, नीचे से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10⁻² और बाहर आ जाएगा, तो ऊपर में बचा यहाँ 1 प्लस 4 और यहाँ 8 और 4 यहाँ बचा 2, वैसे ही वहां पे 27 और यहाँ पे बचता है, ठीक है 3 का, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है 3, ऐसे करते करते चले जाएंगे और यहाँ पर बचेगा हमारा 10। ये है तरीका कि ये ऑटोमेटिकली बहुत सिंप्लीफाई होने वाला है और इसकी वैल्यू आ जाएगी कि ये तो आपका कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। ये हो गया देखो 10⁻² और ये जाएगा ये और ये -2 ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻+2 और इसको अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 55, ठीक है। देन ये हमारा k की वैल्यू हम पुट डाउन करेंगे, देन k की वैल्यू से इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन आप करते चलिएगा, बहुत आसान है बट दिखता डिफिकल्ट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक, जिसमें हमने कूलम्स लॉ, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो एक सेपरेट ना न्यूमेरिकल की भी आपको वीडियो लेक्चर्स देते चले जाऊंगा जहां पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते चले जाएंगे। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा और लाइक और कमेंट्स करते रहिएगा। बिलीव मी, मैं यूट्यूब पे आने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि ऑब्वियस बात है जब बच्चे कमेंट करते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं तो बहुत एक मोटिवेशन फील होता है कि शायद हमें और वीडियोस बनाने चाहिए और अच्छा करना चाहिए, बहुत वर्क करना पड़ता है इसके लिए। और अच्छा लगता है कि जब बच्चे अच्छे कमेंट्स करते हैं या लाइक करते हैं, तो आप ऐसे लाइक एंड कमेंट्स करते रहिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा, ठीक है। और अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिएगा, क्लास 12th है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बहुत अच्छा परसेंटेज आपको स्कोर करना है, ये सोच लिए। तो ना बड़े से बड़े सपना हमें देखना है और उसको पूरा करने के लिए जी जान लगाना है, अपने पेरेंट्स का और अपने टीचर्स का नाम रोशन करना है। क्लास 12th कभी दोबारा नहीं आने वाला, ये वक्त कभी दोबारा नहीं आने वाला। जो भी आपको टाइम मिला है इसको अच्छे से यूज करिए, ठीक है। वैसे भी 12th के लिए बहुत कम टाइम बचे हुए हैं, टाइम ना बहुत जल्दी बीतते चलता है, हमको पता ही नहीं चलने वाला। अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे, वैसे भी बहुत सारे टाइम निकलते चले जाएगा। तो जो भी वक्त है आप उसको एकदम अच्छे से यूटिलाइज करिए, अच्छे से पढ़िए और अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करिए, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।